गुड मॉर्निंग। अब हमारा इसमें मार्केटिंग रिसर्च में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन से हम क्या समझते हैं, एक जनरल सेंस में हम बात करें तो ऑब्ज़र्व करना ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को देखकर उसमें जो कुछ चीज़ें होती हैं, जो उसकी अच्छाइयाँ होती हैं या बुराई होती है या कमी होती है, तो वो चीज़ें क्या करते हैं हम ऑब्ज़र्व करने से हमें पता चलती है, यानी कि हम उसको देख के एनालाइज़ करते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बेनिफिशियल है, इससे हमें फ़ायदा हो सकता है, क्या चीज़ है जिससे नुकसान हो सकता है, जिसे हमें कम करना चाहिए। तो इसको हम एक जो हमारी रिसर्च की लैंग्वेज में स्टडी करते हैं, ये डेफिनेशन जो है ये गुड एंड हैट ने दी है। साइंस बीइंग्स विद ऑब्जर्वेशन मस्ट अल्टीमेटली रिटर्न टू ऑब्जर्वेशन फॉर इट्स फाइनल वैलिडेशन। देखिए, जब हम किसी चीज़ को जज करते हैं, एक जनरल सेंस में बात करें, हम हमारे फ्रेंड की अच्छाइयाँ या बुराइयाँ या कुछ भी चीज़ जज करते हैं या किसी भी पर्सन की जज करते हैं। सपोज़ आप क्लास में बैठे हैं, आप टीचर की कोई भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें समझ आ रहा है, हमें नहीं आ रहा है, हमारे पास आज इतना वर्कलोड है, हमें इस टीचर ने इतना वर्क दिया, इस टीचर ने वर्क नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। एक हमारा खुद का एक मेंटल मैकअप होता है जिसमें हम हमारे अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पॉइंट्स को जज करते हैं। ये एक जनरल बात थी। यहाँ पर ये बोला गया है कि जब हम किसी चीज़ को वैलिडेट करते हैं, यानी कि हम उसको फाइनली बोल देते हैं कि हाँ, हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की है और इसके अंदर ये है, एक्चुअल में ये इसका रिजल्ट निकल के आ रहा है, या हमारे ऑब्जर्व करने से हमें ये पता चला कि ये चीज़ें। अब इसमें हम जब आगे एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको और क्लियर होगा। सब इसके टाइप्स क्या होते हैं। अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन यानी कि ये कि जिस पर एक्सटर्नल जो भी फैक्टर्स होते हैं, जो बाहरी प्रभाव होते हैं, वो नहीं पड़ते। फॉर एग्जांपल, आप लोग क्लास में बैठे हैं और मैं आपका लेक्चर ले रही हूँ, तो बाहर अगर बारिश हो रही है तो उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ रहा है, ठीक। उसके बाद एक होता है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल में ये कि हमारे जो कंट्रोल ओवर फिनोमेना और कंट्रोल ओवर ऑब्जर्वर। सपोज़ मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि क्लास में कौन बच्चा मस्ती कर रहा है या नहीं कर रहा है, या क्लास में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये क्लास को डिस्टर्ब कर रही हैं। बट जो बाहर बारिश हो रही है वो एक्सटर्नल फैक्टर है, वो उस चीज़ को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इसी तरह हम रिसर्च में भी क्या करते हैं, जब किसी चीज़ पर हम रिसर्च करते हैं तो जो अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होती है उस पर बाहरी फैक्टर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, रिसर्चर भी हो सकता है नियमों से बंधे होते हैं। सपोज़ हम हमारे कंट्री का एग्जाम्पल लें, जो गवर्नमेंट है तो वो भी कानून के अंतर्गत ही काम करती है। जो कोर्ट से ऑर्डर आते हैं वो उन नियमों का पालन करते हैं। इसी तरह हम किसी संस्था की बात करें तो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स जो प्रभावित नहीं कर रहे हैं वो ये कि हमने सारे नियम को क्या कर रखा है, मान रखा है, तो हमें वो कोई भी फैक्टर प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई सी चीज़ ऐसी है जिसके लिए हमें बाहरी, जैसे कि डॉक्यूमेंट्रीज, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है, या हमारे पास लीगल जो भी कार्रवाई के जो कागज़ होते हैं या रजिस्ट्रेशन होता है या लाइसेंस होता है, वो चीज़ें होना ज़रूरी है, तो ये चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। फिर होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी एक्टिविटी होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हमें उसमें क्या करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। सपोज़ हम यहाँ रिसर्च की बात कर रहे हैं तो इट्स ऑब्वियस, अगर हमें किसी से किसी भी चीज़ का कोई नॉलेज लेना है या हम उनसे चाहते हैं कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो हम वहाँ पर एक एक्सपर्ट पर्सन को क्या करेंगे, पार्टिसिपेंट बनाएंगे। वो उसमें पार्टिसिपेट करके जो भी अपना एक्सपीरियंस उसमें शेयर करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे, तो वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हम जो है कर रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं हमने उनको ऑब्जर्व किया है, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। बट कुछ होते हैं नॉन पार्टिसिपेंट्स। तो नॉन पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, जो उस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो रैंडम, हम हो सकता है हमें किसी पॉपुलेशन को टारगेट करके उनके ऊपर रिसर्च करना है, उनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो रैंडम आए हैं उसमें, है ना। वो पहले से डिसाइडेड नहीं थे कि हम इधर एरिया में जाके इसी पर्सन से बात करेंगे। फिर होता है मास और ग्रुप। तो इसमें कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड वेरिएबल दोनों होते हैं, जिसमें क्या होता है, पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं। हम किसी एरिया में गए हैं रिसर्च करने के लिए, हमने उनसे कोई से क्वेश्चंस पूछे हैं या हमने उनसे टेलीफोनिक कुछ भी इंटरव्यू लिया है, तो हम किस एरिया को, किस पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं, कौन सा क्राउड है, कौन सा ग्रुप है, किस वजह से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उन्हें ही क्यों करना है। तो ये वाली चीज़ें, मतलब हमें किस ग्रुप को ओवरऑल कितना हमारा जो है लोग होने चाहिए जिन पे हम टारगेट कर रहे हैं, तो वो मास और ये सारी चीज़ें टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसमें
इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड ऑब्जर्वेशन, क्या एक अच्छी ऑब्जर्वेशन के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमें क्या करना चाहिए। तो होता है कंप्लीट प्लानिंग, यानी कि हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए कि हम किस पॉपुलेशन को टारगेट करेंगे, क्या क्वेश्चंस हम पूछेंगे, हमें जो सैंपल कलेक्ट करना है उसका साइज़ कितना होना चाहिए, हमें कितने लोगों से मिलना है, हम टेलीफोनिक करेंगे, हम मेल के थ्रू करेंगे या हम जाकर करेंगे डोर टू डोर। तो ये सब प्लानिंग क्या होती है ना, हमें पहले से करना होती है। क्या क्या जो डाटा है हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या क्वेश्चंस हमारे होंगे, तो ये हमारा एक प्लानिंग होता है। अब सिस्टमेटिक प्लानिंग की क्या बात होती है कि जब हम सपोज़ डोर टू डोर पॉपुलेशन के पर रिसर्च करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमें क्या क्या ले जाने की ज़रूरत है। क्योंकि सपोज़ आप एक दिन में 10 लोगों से या 15 लोगों से मिले हैं, तो 15 लोगों की 15 बातें आपको याद नहीं रहेंगी। तो आपके पास क्या होना चाहिए, उसको एक रिकॉर्ड करने के लिए सिस्टमेटिक, अगर आप रिटन रिकॉर्ड कर रहे हैं या ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो चीज़ें, वो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो ये एक सिस्टमेटिक प्लानिंग होती है कि मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे इन लोगों से मिलना है, मुझे इस एरिया पे क्या करना है, रिसर्च करना है, या मुझे इनसे ये डाटा कलेक्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगी। मेरे पास एक डायरी होना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें नोट डाउन करूँगी, तो वो एक सिस्टमेटिक प्लानिंग है मेरी। हो सकता है कि कुछ लोगों से मुझे, मतलब मैं इतना ज़्यादा नोट डाउन नहीं कर पा रही हूँ, या मैंने और ज़्यादा लोगों को उस टाइम पे टारगेट कर लिया है, जो भी सिचुएशन थी, तो उसके लिए मैंने क्या करा है, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली है। इस टाइप से क्या होता है ना, हम पूरी एक सिस्टमेटिक प्लानिंग करके ऑब्जर्वेशन की तैयारी करते हैं। फिर होता है कंप्लीट रिकॉर्डिंग, उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास सारे रिसोर्सेज, ऐसा नहीं है कि हम खाली हाथ उठ के चले गए। पेन, डायरी, जो भी आपको लगता है आपके रिकॉर्डिंग के जो भी गैजेट्स आप ले जाना चाहते हैं, वो चीज़ें वहाँ आपके पास उस टाइम पर होना चाहिए। साइंटिफिक एनालाइज, इन सब के बाद हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक एनालाइज करते हैं। यानी कि ये नहीं है कि मैं उस टाइम पे बाइस्ड हो गई हूँ, यानी कि जो लोग मेरे फेवर में थे या जो जिनके पास मुझे फेवरेबल आंसर मिले थे, मैंने उन्हीं को क्या करा है, एनालाइज करने में मैंने उन्हीं को ऑब्जर्व करके उनका एक अलग जो है टैबुलेशन कर लिया है, और जो लोग फेवर में नहीं थे उनको मैंने लिखा ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। देखिए साइंटिफिक एनालाइज में क्या होता है ना, हम एक प्रॉपर सिस्टमेटिक टैबुलेशन फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन जो भी होता है वो लिखते हैं। तो इसमें यह होता है कि हमें सारी कंडीशंस लिखनी होती हैं, सारी जो भी नॉलेज या जो भी एक्सपीरियंस जिसने भी शेयर किया है उसमें जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उनको क्या करते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं, यानी कि एक तरफ इकट्ठा करके उनका रिकॉर्ड एक बना लेते हैं। लेकिन जब जैसे कि जो चीज़ें हम फेवर में नहीं हैं या अनफेवरेबल हैं, तो उन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना होता है कि हमें उसमें क्या ओवरकम करना है। हमने जो ऑब्जर्वेशन करी है तो उनके लिए हमें क्या क्या ऑब्जर्व करना है, क्या लिखना है, उसको कैसे ओवरकम करेंगे। तो ये जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं ये भी हमारे लिए नोट डाउन करना ज़रूरी है।